Everyone, this is Ashok here, and today we are going to discuss about the second chapter of 9th standard geography, physical features of India. And now we taking the topic of the peninsular plateau. It is formed because of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. It composed of drifting and breaking of the Deccan Plateau. It can be further divided into two parts, Central Highland एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो देखिएगा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से भाग कवर होते हैं या फिर कौन कौन से पठारी इसके नाम हैं, जैसे मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू किसका हिस्सा है? सेंट्रल हाईलैंड का। जैसे ही हम पूर्व की दिशा में इसमें और आगे बढ़ेंगे, जैसे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर भी इसी का ही पार्ट है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को बीच में से दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, एक आपका हजारीबाग का पठार, प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग एंड प्लेट्यू ऑफ रांची। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पठार है आपका भारत का। इसे म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। छोटा नागपुर इज ऑल्सो रिफर्ड एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स एज इट हैज डिपॉजिटेड वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स स्पेशली कोल्स एंड आयरन ओर। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहते हैं। रूर प्रदेश एक जर्मनी का प्लेस है जो कि मिनरल डिपोजिशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये आपके सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट थे। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को बीच में से विभाजित करने वाली श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग से नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर की कुल लंबाई है 1312 मीटर और इसके दक्षिण में से जो नदी निकलती है उसका नाम है तापी नदी। तापी या ताप्ती एक ही बात है। तापी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ये दोनों ही नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। ये एस्चुरी रिवर्स है, किसी प्रकार का कोई भी प्लेन्स या डेल्टा इनके द्वारा नहीं बनाया जाता क्योंकि ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं और जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली और भी दो नदियां हैं, जैसे अरावली माउंटेन रेंज से साबरमती नदी है, वो भी इस खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। एक माही नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरोड़ू की पहाड़ियों से होकर निकलती है और एकमात्र भारत की ऐसी नदी जो दो बार कर्क रेखा को काटती है। ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में अपना पानी डालती हैं। सतपुड़ा रेंज को हम देखें तो सतपुड़ा रेंज कुल मिलाकर भारत में 960 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर और आपके छत्तीसगढ़ तक है। छत्तीसगढ़ में इसकी जो अंतिम जो पूर्वी बिंदु है वो आपका है मेकल की पहाड़ियाँ, मेकल हिल्स। मेकल हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, जिससे इस नदी का उद्भव होता है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है उसके कुल ऊंचाई 1127 मीटर है। इसी पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्भव होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से यानी बैतूल की पहाड़ियों से तापी नदी का उद्भव होता है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। सतपुड़ा रेंज के मध्य में देवगढ़ हिल्स में सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है धूपगढ़। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। देखिएगा सेंट्रल हाईलैंड की एक खास बात है कि इसका झुकाव उत्तर से दक्षिण की तरफ है। यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। जैसे हम देखें कि हमारे बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा रिवर है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, यमुना नदी है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती है,
लेकिन सेंट्रल हाईलैंड का झुकाव उत्तर की तरफ है, इसलिए यहाँ से जैसे सोन, बेटवा, रिहंद रिवर, दामोदर रिवर, ये सारी की सारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम देखते हैं, तो दूसरे पार्ट में हम डेक्कन प्लेट्यू को देखेंगे। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्राइंगुलर शेप के अंदर फैला हुआ है, और किस किस राज्य में फैला हुआ है? ये महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार से ये डेक्कन प्लेट्यू ट्राइंगुलर शेप लिए हुए हैं। अब देखिए, जो शोर इलाका है जिसे हम क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया और दक्कन के पठार यानी पूर्वी साइड के बीच में जो हिस्सा आता है इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और वेस्ट साइड में जो है वो है वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। वेस्टर्न घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नीलगिरी पर्वत के अंदर एक पहाड़ी चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, ये इसकी दूसरी ऊंची चोटी है डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। देखिएगा, अनाईमुड़ी का शाब्दिक अर्थ जो होता है, अनाईमुड़ी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हाथी का सिर होता है। हाथी के सिर को क्या कहते हैं? अनाईमुड़ी। ये केरल राज्य में है। यहीं पर वेस्टर्न घाट के अंदर तमिलनाडु के अंदर जैसे हिल स्टेशन है ऊटी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग बाग यहाँ पर घूमने जाते हैं। कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंदर वराह नदी पर हमारा सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी है, जिसका नाम है कुचिकल वाटरफॉल। कुचिकल वाटरफॉल, इसकी ऊंचाई है 4455 मीटर। ये कर्नाटक राज्य में है और शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले में देखिए, दूसरा जो ऊंचा जो वाटरफॉल है वो आपका जोग वाटरफॉल है, वो भी कर्नाटक में ही है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये 455 मीटर से थोड़ा कम है। तो ये दक्षिण के पठार की बात थी। देखिएगा, जब निर्माण हो रहा था तो प्लेटों के सरकने से, दरकने से कुछ पार्ट इसका खिसक कर और मेघालय तक भी गया है। यानी मेघालय में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसकी जो 3 पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनको हम कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। विश्व के अंदर सबसे वेटेस्ट प्लेस जो है वो भी मेघालय में है, जिसको कहते हैं मौसिनरम। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिनरम है। इसका देखिए कारण भी ये होता है कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो गोलाकार रूप लिए हुए हैं। तो जो मानसूनिक जो हवाएं हैं वो जो नमी लाती हैं, आर्द्रता जिनमें रहती है, तो ये लगातार इनमें टकराकर यहाँ पर बारिश करती है। इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला ये प्रदेश माना जाता है। तो दक्कन का पठार जो है, चूँकि जैसे अपन देखते हैं कि प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू का निर्माण किस तरीके से होता है कि ज्वालामुखी जो है उनके फटने से जो लावा मोल्टन मैग्मा बाहर आता है वो धीरे धीरे टेबल लैंड की तरह जमा होता जाता है और इसका एक ट्रैप बन जाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं। तो दक्षिण का जो दक्कन ट्रेप वाला जो इलाका है वो आपका कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी हिस्से के अंदर महाराष्ट्र भी आता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल है। जहाँ जहाँ पर पठार होंगे वहाँ वहाँ पर काली मिट्टी होगी, वहाँ वहाँ पर कॉटन के लिए अच्छी संभावनाएं होती हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर हमने जो चीज़ें देखी, ये इसको 2 भागों में हमने बांटा है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन ट्रेप। यहाँ पर देखिएगा, कुछ मित्रों के लिए ये कन्फ्यूज़न रहता है कि गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय तो यहाँ पर आ गया है। तो देखिएगा, ये छिटक कर जब बनने का टाइम होता है उस टाइम पर छिटक कर ये यहाँ पर चली गई है। धीरे धीरे, चूँकि यहाँ पर आपको पता है ये नदियों का जो बहाव है उस क्षेत्र के कारण से धीरे धीरे डिपोजिशन एल्यूवियम सोइल का भी होता गया। तो
ये पठारी रूप इसका भाग है। जैसे अंडमान एंड निकोबार वो हमारे बिल्कुल दक्षिण के अंदर आते हैं, लेकिन वो पार्ट किसे हैं, हिमालयन माउंटेन के, क्योंकि हिमालयन माउंटेन जैसे आपको बताइए कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो छिटक कर उसका एक पार्ट बिल्कुल वर्टिकल हो गया और वो नीचे तक अंडमान और निकोबार के रूप में हम जिसे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।